So, good evening to the lovely audience. I hope I'm audible to everyone. All right, so you can understand how nervous I am today after sharing the stage with such renowned writers right here on the stage. Can we have a huge round of applause for such literateurs? And we rarely get the opportunity to meet such kind of literateurs, and I think JLF gives us this opportunity. And today, when we talk about the Gothic imagination, the magical, the supernatural, the uncanny, I think we quickly associate it with the Western literary tradition. But when we talk about Rajasthani literature and we go way back, we see that was long embedded in our folklores, the themes. And there we come on the Indian writers writing in English. Amitav Ghosh from Ruskin Bond, Salman Rushdie, Arundhati Roy, who actually took this folklore based, mythology based, Gothicism on the universal platform. And the best part is, when we talk about Rajasthani literature, Vijay Dandetha, one of the most prominent writers of Rajasthani literature, has been working and doing a lot of work on Gothic literature from pretty long time. So, without taking much of the time, I would rather hand over the stage to our two prominent literateurs who have worked a lot in Gothic literature. CP देवल जी, नन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज। और आज हमारी ऑडियंस और हम सब बहुत इंट्रीग्ड हैं इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए, जिसको शायद हम कई बार छोड़ देते हैं। एक बिकॉज सुपर नेचुरल एलिमेंट जहाँ भी आता है, हम उसको एक सुपरस्टिशियस मान के छोड़ देते हैं कि इस पर क्या बात करनी, इस पर क्या डिस्कशन करना। बट इस बार जो आज हम बात भी कर रहे थे ऑन द कप ऑफ कॉफ़ी की, JLF में इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन और काफ़ी चर्चा है सुपर नेचुरल के बारे में। और मैं यहाँ पे मिस नहीं करूँगी मेंशन करना JLF के जो मेन करता धरता, जिन्हें कहेंगे डायरेक्टर, संजॉय के रॉय जी ने कल अपनी एक बुक लॉन्च की है, द गोस्ट इन माई रूम। तो उन्होंने काफ़ी अपने रियलिस्टिक एक्सपीरियंसेस वहाँ पे शेयर किए हैं उस बुक में। आई थिंक यू ऑल शुड रेफर टू दैट बुक, क्योंकि हम कंटेम्प्रेरी अगर सुपर नेचुरल की बात करें तो आई थिंक दैट्स द बुक यू शुड रेफर इमीजिएटली। और जहाँ तक हम इस सब्जेक्ट की हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो जो दिग्गज हमारे सामने आज बैठे हैं, उनसे बेहतर हमें इसके बारे में और कोई नहीं बता सकता। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी देवल सर से कि सर, हाउ डू वी डिफाइन द गॉथिक विद इन द कल्चरल एंड लिटरेरी फ्रेमवर्क ऑफ राजस्थानी लिटरेचर। राजस्थानी साहित्य के सांस्कृतिक और साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में गॉथिक को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? यह जो नॉमेनक्लेचर है, यह जो संज्ञा हम लोग गाथिक के नाम से हम जिस साहित्य को पहचानने की चेष्टा कर रहे हैं मित्रों, ये यूरोप से आया है। इसलिए क्योंकि ये 18वीं सेंचुरी के अंतिम वर्षों में कि लगभग 1764 में पहला उपन्यास एक हॉरिस वॉलपोल नाम के आदमी लिखते हैं, द कैसल ऑफ ओटरेंटो। और पूरा यूरोप और सारा पाश्चात्य जगत जो है वो यहाँ से इस तरह के साहित्य की शुरुआत मानता है। उसके बाद आप जानते हैं, आप लोगों ने कई फिल्में भी देखी होगी। ये ब्रैम स्टोकर का ड्रैकुला आता है जिस पर कई फिल्में बनी। तो ये सारी की सारी चीज़ें कि असल में हम ये देखें कि इसके सीलेंट फीचर्स क्या हैं, गोथिक क्या है और गोथिक साहित्य में क्या होता है। गोथिक साहित्य जो है एक पहली चीज़ तो है कि वह डर और रहस्य से भरा हुआ वातावरण हो। नंबर 2, अंधकारमय और वीरान स्थान जैसे पुराने किले, महल, कब्रिस्तान, मानसिक रूप से पीड़ित या विक्षिप्त पात्र, वो भी मैं बता दूंगा कि जो राजस्थानी में कहाँ से मिलते हैं, और प्रेम और भय का मिश्रण। इसमें एक बात छूट गई है और वो बात छूटी हुई ये है कि द कैसल ऑफ ओटरेंटो का जो जिस्ट है, वो जिस्ट सत्ता और लालच का समीकरण है। मेरी इस पंक्ति को आप सब लोग अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मैं इसी के आधार पर, इन्हीं तत्वों के आधार पर जब मैं राजस्थानी की चीज़ों को आपके सामने रखूँगा
तो आप अब वो रिलेवेंस ढूंढ सकें, आप उन दोनों में समन्वय ढूंढ सकेंगे, आप उन दोनों में समानता ढूंढ सकेंगे। असल में जब इस विषय पर हम सोचते हैं तो जब पौराणिक अवस्था से हम सोचते हैं तब तो हमें 5000 साल पहले जब रामायण, वाल्मीकि ने रामायण लिखा तो एक रावण नाम का कैरेक्टर उन्होंने खड़ा किया। ये रावण उसी फैमिली से आता है। तो वो तो हमारे यहाँ ये नई चीज़ नहीं, 18वीं सदी क्या होती है, हमारे तो 5000 साल पहले इसी तरह कंस आता है, इसी तरह के कई एक ये आते हैं, छोटे छोटी राक्षसनियाँ आती हैं और उनके ऊपर लिखा हुआ साहित्य आता है। तो सवाल ये कि इसका मानी ये है कि हम ये तत्वों को राजस्थानी में ढूंढ रहे हैं। दूसरी पड़ताल मैंने ये की कि मेरी भाषा में क्या ये शब्दावली है क्या। पहली बात तो ये देखना पड़ेगा कि भाषा में यदि ये गॉथिक एग्जिस्ट करता है तो उसकी डेफिनेट है कि उसकी शब्दावली होगी। और शब्दावली को जब मैं ढूंढने लगता हूँ तो आश्चर्यजनक ढंग से रह जाता हूँ जब ये पता लगता है कि मेरे यहाँ एक किस्म का भूत नहीं है। भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस हैं, जिन्न हैं, और उसके बाद में भी एक तो इतनी स्पेशल तरह का वो मिलता है प्रेत, जिसको हम खईस कहते हैं, और वो खईस बिना माथे का होता है। तो ये जो सिलसिले रहे, या धर्म की भी हम जब देखेंगे, इस्लाम को देखें, क्रिश्चियनिटी को देखें, तो वहाँ पर भी गॉड और डेविल और नायक और प्रतिनायक नहीं, नायक और खलनायक, इसके बिना कोई किस्सा या कहानी बनी नहीं है। न धर्म का चलता है न ये चलता है। तो ये मेरे लिए, राजस्थानी साहित्य के लिए ये नाम नया है, लेकिन ये कंटेंट नया नहीं है। मेरा ये इतना सा सुझाव था। फिर मैं जब कहावतों की तरफ जाता हूँ तो मैं देख के दंग रह जाता हूँ। एक भूत के ऊपर मैं 23 कहावतें लेके आया हूँ। मैं नहीं पढ़ूंगा सब, आप चिंता मत करो। लेकिन जब आपको ये पता पड़े, दूबड़ो भूत बाकड़ा सु राजी, अब क्या मतलब है? कमजोर भूत है, उसको कोई कलाकंद नहीं चढ़ाता। ये जो अनाज होता है ना, उबला हुआ अनाज, गुगरी, वो बाकड़ा कहते हैं जिसे, वो बाकड़ा चढ़ाया जाता है। पीपल ने भूत गणा, भूता ने पीपल गणी। तो इस तरह की जो कहावतें, और वो रोजमर्रा में इस्तेमाल होती है। डाकणियाँ बेटा देख ले, वो डायन तो बच्चों को खा जाती है, वो कब बच्चा देगी? डायनिया ने किसा गना, उसके कौन से रिश्ते हैं कि इसको छोड़ेगी और इसको नहीं छोड़ेगी? 2 घर तो डाकणियाँ ही टाले, मतलब एक घर अपने घर का या एक उसका आपके प्रिय का, वहाँ पर भी डाकण जो है वो अटैक नहीं करती। अजीब डाकण न अपारे डाकण और ही, और डाकण की मीट कालजा माते। डायन की जो दृष्टि है वो बच्चों के कलेजे की तरफ होती है, क्योंकि वही उसका भोजन है। तो इस तरह से भूतरी चोटी में जोर, मतलब चोटी पकड़ लो तो भूत आपके काबू में हो जाता है। जिस तरह से हमारे इस्लाम की और ये जो फारसी लिटरेचर है, जिसमें कुलजा सिमसिम में एक दीपक को रगड़ते हो जिन्न खड़ा हो जाता है। सर, तो मतलब ये जो आप कह रहे हैं कि अपनी गॉथिक एक इमेजिनेशन नहीं है, हमारी लोक कथाओं से कुछ तो हमारे सामने आया है बहुत पहले से ही। मैं यही तो निवेदन कर रहा हूँ आपको कि इसमें हमें कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिधर देखता हूँ मुझे तो यही तत्व नजर आता है। जैसे भूत रे काया नहीं और देवता रे छाया नहीं, ये बिलीफ है कि देवता होगा उसकी छाया नहीं पड़ेगी, और भूत होगा उसका शरीर नहीं दिखेगा। तो भूतरी मारी और भूतरी यारी और जीव ने भारी। भूत भूत भोला ने भरमावे, भूत भोले आदमियों को ज़्यादा तंग करता है, और भूत को मारे नहीं, मसान मारे। इस तरह से जब मैं देखता ही देखता चला जाता हूँ, डाकण खावे तो कालो मुंडो और नहीं खावे तो कालो मुंडो। तो जब किसी भी भाषा के लोक साहित्य के बड़ा जो हिस्सा है कहावत और मुहावरे, यदि उसमें कोई विषय एंट्री ले लेता है तो इसका मतलब है कि इस गॉथिक की व्याप्ति राजस्थानी साहित्य में,
राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी संस्कृति में और राजस्थान की जीवन शैली के अंदर इतनी समा गई है कि जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से 125 किलोमीटर एक भानगढ़ है। आप में से कोई इस क्षेत्र का आदमी हो तो पता लगेगा। आज की तारीख तक उस भानगढ़ में कोई रात को ठहर नहीं सकता, जा नहीं सकता। और सर कुलधरा भी एक जगह है जिसका हाँ, काफी मैंने हॉन्टेड कहा ना कि सिग्निफिकेंस। हाँ जो अंधकार और वीरान स्थान होते हैं वहाँ पर भूत का बासा हो जाता है। जी। तो ये जो अच्छा ये सब आता इसलिए है कि जब तो सर मनुष्य कितना कितना हमें विश्वास करना चाहिए इन फोक टेल्स पे, जो आप कह रहे हैं कि मतलब हमें तो बताई हुई हैं स्टोरीज नहीं कि है, ऐसा हुआ था। जी। हाँ हाँ, मैं वो उन स्टोरीज के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये जो कहावत है ना, वो जो स्टोरी होती है उसके अलावा ज्ञान होता है। हाँ, जैसे डाकणिया बेटा दे के ले, हाँ, समझा आप? जी। ये अफसर है कि या जो राजनेता है वो रिश्वत लेगा कि देगा, तो इसका जो मीनिंग हो गया वो वहाँ से निकलेंगे। लेकिन जो स्थायी जो चीज़ है कि वो डायन जो है वो तो बच्चों को खा जाती है, वो कैसे बेटा देगी, किसी को दे नहीं सकती। तो इसलिए जब गूढ़ार्थ के रूप में प्रयुक्त होने लग जाए ये सारा साहित्य, तब हमें लगता है कि ये इसकी इतनी गहरी व्याप्ति है कि इससे बच ही नहीं सकता। कोई दादी की कहानी ऐसी नहीं होगी कि जिसमें भूत प्रेत की कहानी नहीं आती हो या अलौकिक तत्व मौजूद नहीं है। अब मैं आप मेरे पास इतना समय नहीं है, नहीं, लेकिन ये जहाँ आप बैठे हो ये जयपुर का इलाका जो है वो ढूंढाड़ कहलाता है। मुझे कुछ लोग, मैं जानता हूँ कि वो जानते हैं कि इसे ढूंढाड़ कहते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि इसे ढूंढाड़ क्यों कहते हैं। ये ढूंढ राक्षस के बाद में इसको ढूंढाड़ कहा जाता है। और वो ढूंढ जो राक्षस है वो विग्रहराज तृतीय है, चौहान राजा अजमेर का सबसे पावरफुल, और एक जैन साध्वी के शाप से दैत्य हो जाता है और वो फिर लोगों को खाता रहता है। और वो खाता है तो लोग छुप जाते हैं, तो वो लोगों को ढूंढता है, इसलिए उसका नाम ढूंढ राक्षस पड़ गया। और वहाँ उसकी जहाँ जहाँ पर उसका एरिया था इसको ढूंढाड़ कहते हैं, इसे जयपुर कहते हैं। जी। तो सर जो गॉथिक की आपने हमें परिभाषा बताई राजस्थानी पर्सपेक्टिव से, यहाँ मैं नंद जी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि सर आपके लेखन और अध्ययन के अनुभव के आधार पर यूरोपीय गॉथिक और राजस्थानी गॉथिक में क्या प्रमुख अंतर आप पाते हैं? गॉथिक परंपरा का, जैसा देवल साहब ने बताया, राजस्थानी में जहाँ से शुरुआत हुई वो तो अपनी एक अलग तरह की कहानी है। लेकिन हम थोड़ा उससे पीछे जाएं और जिस भय की बात देवल साहब ने की, ये भय हमारी बिल्कुल समाज व्यवस्था जहाँ से शुरू होती है, जहाँ से हमारी मानव सभ्यता शुरू होती है, और उसके पैरेलल प्रकृति से जैसे मनुष्य का जो रिश्ता रहा है वो एक तरह का भय का रिश्ता रहा है। उससे प्रकृति की तमाम शक्तियाँ, जो जल है, अग्नि है, वायु है, इन सब में एक अपनी तरह के चरित्र की परिकल्पना कर ली। हमने उसको, पानी को वरुण के देवता के रूप में पहचान लिया, अग्नि देवता के रूप में पहचान लिया, सूर्य हमारे लिए देवता है, तमाम तो प्रकृति की शक्तियाँ जो हमसे पकड़ से बाहर हैं उनको उस रूप में जाना। और जो पृथ्वी पर मौजूद है, चाहे वनस्पति के रूप में, जीव जंतु के रूप में, उनका भी जो एक आक्रामक रूप है जिससे भय पैदा होता है, इस सब के प्रति एक खास तरह का जो दृष्टिकोण है वो मनुष्य में पैदा हुआ। और वहाँ से उसने एक ऐसे चरित्रों की, ऐसे अवधारणाओं की परिकल्पना कर ली जो उसे कुछ भी बुरा करने से नियंत्रित करते हैं या कहीं ना कहीं उसे एक अनुशासनबद्ध रहने की प्रेरणा देते हैं। वहाँ से जो शुरुआत हुई, तो जो हमारे आर्य सभ्यता, खासतौर से उसमें हम पल के बड़े हुए हैं, उसमें जो वैदिक ग्रंथों की रचना की गई, उसमें जो वैदिक शक्तियाँ, प्राकृतिक शक्तियाँ, उनको देव रूप में हमने पहचाना। और फिर उन्हीं में से जिस रामायण महाभारत के जो चरित्रों की हम परिकल्पना करते हैं, इन सब में भी जिस तरह के भय उत्पन्न करने वाली जो चरित्र और भय उत्पन्न करने वाली जो परिस्थितियाँ पैदा हुई, वहाँ से इस पूरी गॉथिक राइटिंग की, गॉथिक लेखन की परंपरा शुरू होती है। और यही परंपरा शास्त्रीय परंपरा के रूप में तो विद्यमान रही है और शायद
ग्रंथों के रूप में भी हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन इससे भी बड़ी परंपरा लोक की परंपरा है। लोक में यानी हमारे अपने देश में और पाश्चात्य देशों में, खासतौर से जो आर्य सभ्यता है उसके पैरेलल लेखन के क्षेत्र में यूनान की जो साहित्य परंपरा है वो शुरू होती है। यूनान से जो जो साहित्य विकसित होता है वेस्ट में, उसमें आगे जाके और रोमन परंपरा और उसमें शामिल हो जाती है, और उसमें भी यही इसी तरह की अवधारणाएं विकसित होती हुई आपको दिखाई देगी। ऐसे ही चरित्र उनके अपने लेखन में भी, उनके अपने जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं जिसको आप क्लासिक कृतियों के रूप में भी जानते हैं, ये जो परंपरा पूरी पृथ्वी पर यानी अपने देश में और यूरोप में और इवन अमेरिका का हम इसलिए जिक्र नहीं करते कि वो तो कोलंबस के खोज करने के बाद से वो अस्तित्व में आया। हालांकि पृथ्वी में कोई भी ये जो उपमहाद्वीप है वो अपने ढंग से उसकी अपनी परंपरा रही है, वहाँ के अपने आदिवासी रहे हैं और उनका अपना साहित्य भी है, वो भी कहीं अगर खोज करने वालों ने उसको सामने लाने की कोशिश की है। यूरोपियन वेस्टर्न ट्रेडिशन में जैसे हम जनरली गॉथिक में एक महसूस करना चीज़ को, जैसा कि आपने कहा कि आपको महसूस होना चाहिए एक वो कुछ डरावना है माहौल थ्रू कासल्स या फिर कुछ ऐसा रूइंस, कुछ इस तरह से। पर राजस्थानी फोक लिटरेचर में हमेशा कुछ ना कुछ गॉथिक एलिमेंट हमारा फोक टेल से जुड़ा आया है। देखिए, डराने की जो प्रवृत्ति है ये दो तरह से पैदा होती है। प्रकृति के अंदर तो जो एक स्वाभाविक रूप से एक नेचुरल ढंग से आती है, लेकिन जो सत्ता और धर्म है उसने अपने स्वार्थ के लिए या अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए भी भय पैदा किया है। सत्ता जितनी तरह के उपकरण अपने आसपास विकसित करती है, जितनी सत्ता के स्रोत, सत्ता एक अपनी एक पूरी अनुशासन पद्धति अपनी विकसित करती है, उसको नियंत्रित करने की शक्ति अब विकसित करती है, वो हथियार विकसित करती है। ये सारी प्रक्रिया जो है उस ऑडियंस को या उस मनुष्य जाति को अपने नियंत्रण में रखने के लिए, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उसका उपयोग करती है, और ये उसके अपने हित में है। लेकिन ये तब तक उसमें कोई व्यावसायिक इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ था जो बाद में पैदा हुआ। जी। लेकिन उसकी अपनी जो सत्ता की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से उसने जो ऐसे चरित्र और ऐसे परिकल्पनाएं पैदा की, इसको बहुत करीब से जानने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे राजतंत्र की व्यवस्था हो या उसके बाद में लोकतंत्र भी आया, तब भी सत्ता जो है वो अपनी तरह से, हालांकि उन शक्तियों को पैदा करने के लिए वो बहाना जनता की सुरक्षा का लेती है। जी। पुलिस भी चाहिए, आर्मी चाहिए, ये तमाम दूसरी तरह के उसको जो सत्ता को बनाए रखने के लिए जो शक्तियाँ चाहिए, वो आपके हमारे हितों से की रक्षा के लिए वो उसकी जिक्र करती है। लेकिन दरअसल वो धर्म और राजसत्ता इन दोनों को बनाए रखने के लिए इस तरह की परिकल्पनाएं वो पैदा करती है, इस तरह का साहित्य पैदा करती है। साहित्य में ये ज़रूर है कि जो लोक के भीतर से साहित्य आता है वो इससे थोड़ा मुक्त रहा है। विजयदान देथा ने या तमाम दूसरे जो लेखक है राजस्थानी में, चाहे लक्ष्मी चूडावत है, मनोहर शर्मा जी है, गोविंद अग्रवाल जी है, बहुत सारे लोगों ने इस लोक की परंपरा को, ये लोक के अंदर ऐसी जो साहित्य उपलब्ध है इसको प्रस्तुत किया, आपके सामने रखा है। और उस सारे में बड़ी परंपरा का ये या बहुतायत में ये गौथिक परंपरा ही दिखाई देती है। आधुनिक साहित्य बहुत बाद में आता है। हालांकि मध्यकाल में जो भक्ति काल है उस दौरान में ऐसे ग्रंथ भी मिलते हैं जो भक्ति परंपरा से जुड़े हुए हैं, प्रेम की परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनमें भी अति प्राकृतिक या ऐसे सुपर नेचुरल चरित्र वहाँ भी आपको दिखाई देते हैं। अब मीरा जैसी कवित्री है, उसका जो आराध्य है कृष्ण है, वो भी तो एक तरह की परिकल्पना ही है। जी। ऐसे तमाम जो ईश्वर की, ऐसे तमाम जो अलौकिक चरित्रों की हमने परिकल्पना की है, इसको उसके प्रति एक आस्था का भाव, आधुनिक काल के लेखकों को आप छोड़ दें तो उससे पहले की पीढ़ी के तमाम लेखकों में ये आस्था का भाव बहुत गहरा रहा है, और वो उससे कभी बाहर आकर के किसी वैज्ञानिक चेतना की तरफ आने की गुंजाइश कम बनी। तो सर, जब हम परिकल्पना की या फिक्शन की तरफ हम जाते हैं, उसकी बात करते हैं, तो जैसे आज की जनरेशन या आज का दौर ही मान लीजिए, मीडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है, तो आप भारतीय सिनेमा में गॉथिक तत्वों को कहाँ देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? स्पेशली अगर हम रेफ़र करें दुविधा मूवी को, जो विजयदान देता जी की एक अडेप्टेशन है, उसके बाद पहेली भी, उसका जो सेकंड रीमेक आया था,
उस पर सर कुछ अपनी तरफ से आप प्रकाश डालें कि उस बारे में क्या सोचते हैं। भारतीय परंपरा में कहिए या हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक जो परंपरा है, इसमें ये जो तमाम कला रूप बाद में विकसित हुए हैं, खासतौर से आधुनिक युग में जो विकसित हुए हैं, फिल्म आया है या उससे पहले भी हमारे यहाँ लोक कलाएँ जिस तरह से विकसित हुई है, उनका भी कंटेंट, उनका भी बहुत सारा साहित्य जो है वो इसी पर निर्भर है। अब हमारे यहाँ लोक नाट्य परंपरा में आप जाइए, हमारे यहाँ जितनी लोक कलाकार हैं वो जिस तरह का साहित्य उसको प्रस्तुत करने की या लोक मंच पर प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, उनमें भी जो करेक्टर है, खासतौर से राजस्थान इस मामले में थोड़ा सा पिछली परंपरा से यूँ अलग माना जाता है कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे वॉरियर्स हुए हैं, समाज के बीच में ऐसे नेतृत्व देने वाले लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने एक ईश्वर की सी अवस्था प्राप्त कर ली। वो चाहे वीर तेजा जी हों, गोगा जी हों, बिग्गा जी हों, रामदेव जी हैं, करणी माता है, ऐसे तमाम लोक देवता जो है वो वास्तव में चरित्र थे, वो कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से उनकी वो इमेज बनी, ऐसी उनकी छवि बनी और उस पर बाद में फिल्में भी बनी। हमारे यहाँ राजस्थानी में बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी है, रामदेव जी पर बनी है, तेजा जी पर बनी है, गोगा जी पर बनी है, बाबू जी पर बनी है। बाबू जी की पढ़ आप में से बहुत से लोगों ने देखी समझी होगी। तो ये सारी जो साहित्य परंपरा विकसित हुई है, इसी परंपरा का आगे हम प्रस्तुतिकरण देखते हैं फिल्म के माध्यम से। विजयदान देथा की जो दुविधा कहानी है उसमें मणिकौल ने फिल्म बनाई और भी लोगों ने, प्रकाश झा ने, हालांकि वो गौथिक की भी नहीं है, परिणति जैसी फिल्म बनाई। ऐसी फिल्में भारतीय भाषाओं में भी इस तरह की बनी है, खासतौर से जो दक्षिण की भारतीय भाषाएं हैं उनमें ऐसी फिल्मों के बारे में मैंने जाना है, सुना है। मैंने अभी उतना देखा नहीं है वैसी फिल्मों को, लेकिन वहाँ भी जो लोक कला के विविध रूप दिखाई देते हैं, मोहिनी अट्टम है या कथकली है, इन तमाम के जो चरित्र हैं वो प्रस्तुत भी जो होते हैं, और ख़ासतौर से आदिवासियों में जो इस तरह के चरित्र उभर करके आई है, वहाँ भी गौथिक परंपरा से जुड़ी हुई जो कहानियाँ हैं वो प्रस्तुत की जाती रही है, हमारी फिल्मों में प्रस्तुत की जाती रही है। अब माइथोलॉजी से जुड़ा हुआ जो बड़ा बड़ा खजाना है, यानी चाहे रामायण हो, महाभारत हो, इसके चरित्रों पर, इसकी मूल कथा पर फिल्में भी बनी हैं, सीरियल्स बने हैं जो आप रोज़मर्रा के सोशल मीडिया में रहते हुए भी उनके अंश देखते रहते हैं। तो ये जो परंपरा है ये मूल रूप से वहीं से जुड़ करके विकसित हुई है, लेकिन धीरे धीरे अच्छा उसमें ये हुआ है, राजस्थानी में ये काम जैसे विजयदान देथा और दूसरे लोगों ने किया, उसको आधुनिक बोध, आधुनिक भावबोध से जोड़ने की कोशिश की है, उसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण को विकसित करने की कोशिश की है, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो आज की पीढ़ी है उसे सही दिशा देने के लिए वो बहुत आवश्यक है। जी, जब विजयदान देथा जी की बात आती है और ये सत्र अगर हम राजस्थानी लिटरेचर पे बात कर रहे हैं और उनके बारे में विस्तार में डिस्कशन ना हो तो मुझे लगता है ये सत्र अधूरा रहेगा। तो मैं यहाँ पे देवल सर से पूछना चाहूँगी कि सर यूरोपीय गौथिक परंपरा और देथा साहब की कथाओं में पाए जाने वाले गौथिक तत्वों में आपको कुछ अंतर नज़र आता है, और आता है तो उस पर आप कुछ अपनी टिप्पणी हमें दें। देखिए, अभी जो बात सामने आई कि फोकलोर में ये जो गौथिक तत्व है उनकी उपस्थिति है, फिर मैंने आपको कहा समाज में, धर्म में इसकी उपस्थिति है, फिर मैंने आपसे ये कहा कि अपने जीवन शैली के अंदर इनका पेनिट्रेशन हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, राजस्थान की विधानसभा ने एक नियम पारित किया है जो डायन से बचाने का, डाकण से बचाने का अधिनियम है। तो आप कल्पना करिए हमारी न्याय व्यवस्था में भी यह जो अलौकिक तत्व हैं और ये जो गौथिक का जो कंसेप्ट है वो चला गया। अब मैं ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपने जो पूछा बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और वो सवाल ये कि यूरोपियन जो ये परंपरा है उसकी राजस्थानी में उसका क्या बदल है। अब मैं जब इसको पढ़ता हूँ तो मुझे बिल्कुल साफ साफ फर्क नज़र आता है। इससे पहले एक लाइन में आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, और वो लाइन ये है कि कोई भी, किसी भी यथार्थ, पूरा साहित्य क्या करता है, हमारी हर कहानी, हमारी हर कविता क्या करती है, हम यथार्थ को पकड़ने की चेष्टा करते हैं।
तो यथार्थ को पकड़ने की एक जो डिवाइस है, वो डिवाइस ये है कि उसके पैरेलल एक फैंटेसी खड़ी कर दी जाए। वो फंतासी और जो यथार्थ है, उससे, उस फंतासी की सहायता से जो यथार्थ पकड़ में आता है, वो जो रियल यथार्थ में सामान्य प्रक्रिया में जिस यथार्थ को लेखक या हम लोग पकड़ते हैं, उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। विजयदान देथा ने अपने इस राइटिंग में इन्होंने क्या किया, लोक कथाओं को वापस लिखना शुरू किया। तो फोकलोर में जो अवेलेबल कथाएं थीं, उनको, उनका जो जिसको कहते हैं मोटिव अंग्रेजी में, वो मोटिव कहीं नहीं छेड़ते। वो कथा के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करते, कथा तत्वों को जस का तस रखते हैं, लेकिन उसको कहने की जो उनमें वो खसूसियत है कि वो उसको एकदम आधुनिक कथा बना देते हैं। एकदम से आपको ये लगता है कि यार ये क्या है। अब मैं एक मोटा मोटा उदाहरण बताऊं आपको। यूरोप के जितने दैत्य हैं, वो सारे के सारे प्रोटोटाइप दैत्य हैं। वो ऐसे पात्र हैं जिनको चुन लिया गया है और उनको दैत्य की तरह ही कहानी में प्रयुक्त कर लिया गया है। वो प्रोटोटाइप हैं, सारे प्रेत एक जैसे हैं। हमारे यहाँ पर भी सैकड़ों कहानियाँ ऐसी है कि दैत्य राजकुमारी का हरण करेगा, एक सूने द्वीप पे ले जाएगा, नायक आएगा, उसको, उस नायिका को छुड़ाना है और अंत में दैत्य को मारना है। ठीक है, लेकिन दैत्य के मारने की जो डिवाइसेस हैं, उनमें थोड़ा सा फेरबदल होता है। बाकी जो कल्पना है, वो कल्पना एक काठ के घोड़े पर बैठ कर करके जा रहा है, या उड़ने वाला कालीन है जिस पर बैठ कर करके यात्रा हो रही है। ये जो कल्पना का जो तत्व था, इस तत्व ने दो बातें तय की, एक तो भय और एक रहस्य, एक रोमांस। लेकिन इनसे, इसका मानी ये नहीं है कि आपको डराना चाहती हो ये कथाएं, नहीं। ये चाहती हैं कि आप जो है इनको बहुत अटेंटिव होकर के सुने। आप में इतना इंटरेस्ट पैदा कर देंगी कि आप सुनने वाला या पढ़ने वाला ये हमेशा जानना चाहेगा कि यार आगे क्या हुआ, और नायक आया, उसके बाद में राजकुमारी का क्या हुआ। और वो तो आदमखोर है, खाऊं खाऊं मनुष्य की गंध आ जाती है उसे, तो वो आगे क्या हुआ। तो ये जो आगे क्या हुआ की जो जिज्ञासा तत्व है, ये इस साहित्य को बहुत ही रोचक बनाए रखता है। यही कारण है कि सर्वाधिक फिल्में इसके ऊपर बनी। विजयदान देथा ने एक नया प्रयोग किया, बस मैं उसमें से कुछ एक आपको उद्धरण के रूप में 5-10 लाइनें पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। विजयदान देथा ने एक 8 राजकंवर नाम का एक उपन्यास ही कहेंगे अब तो, वो उपन्यास लिखा जिसमें 8 राजकंवर हैं, और उसमें जो चौथा राजकंवर है वो एक दैत्य से उसका पाला पड़ता है। विजयदान जी उसको, उसका जो मानवीकरण करते हैं, वैसे तो वो भी प्राणी है, लेकिन उसमें 2 गुण और डालते हैं। लालच वो तो हमेशा ही होता है उसके अंदर, लेकिन पहली बार आपको जानने को मिलेगा कि वो प्रेत जो है वो बहुत कंजूस था। अब प्रेत का कंजूस होना मतलब इतनी नेगेटिव चीज बन जाए, वो कब बनती है, जब इस तरह की कथाएं होती है। तो वो क्या करता है कि खूब लोगों को कहीं से भी हो माया इकट्ठी करता है, सारी के सारी, और करते करते तो ये जो राजकुमार है, जो नायक है, वो उसके पास जाता है। पहली बार है जहां पर उस दैत्य को मारेगा नहीं, ये नायक मारता नहीं है, ये उसका कायाकल्प करवा देता है। जो अद्भुत चीज है, जो अब तक के आपके गॉथिक लिटरेचर में ये चीज मिल नहीं सकती कि आप एक दैत्य का, एक नेगेटिव पर्सनालिटी को कायाकल्प कर करके उसे पॉजिटिव बना दें। भले इससे ज्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है। यहाँ प्रेत जो है वो डरने की चीज नहीं है, यहाँ प्रेत खुद है। अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ तो वो वृत्ति बन जाता है, और वृत्ति हमेशा परंपरा में बन जाती है। तो दैत्य का मतलब ही, दैत्य कहते ही जो अर्थ हमारे सामने आते हैं वो ये होते हैं। क्या हमारे राजस्थानी का एक दोहा मुझे याद आता है कि जननी जन सांसे भई, एक वो कहता है कि रावण जिण दिन जन्मियो 10 मुख एक शरीर।
उसके 10 माते थे। जननी जन सांसे भई किण मुख पाऊं खीर, मैं दूध कौन से मुंह को पिलाऊं। अब आप देखिए ये 5000 साल पुरानी कथा है। कहाँ से ये 10 माथे की जो कल्पना है, क्या अद्भुत कल्पना है कि आप और हम कोई यूरोप इस तरह की कल्पना नहीं कर सका। एक भी दैंत ऐसा नहीं बता सकते आपके जिसके 10 सर हों। ये मेरे यही हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो कहानी आप अपने आप समझ जाएंगे। जब वो नायक जो है वो प्रेत से सवाल पूछता है कि तुम इतनी माया इकट्ठी कर लेगा, उसके बाद उसका करेगा क्या, क्यों चाहिए तुझे इतनी माया। ये बहुत ही आज का विषय है, ये आज का रिलेवेंट विषय है। और जब मैं आप ये देखेंगे, मैं पढ़ूंगा, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, आप सब लोगों के दिमाग में एक इमेज आएगी, है ना, वो आप अपने ताई रखना वो इमेज क्या है। तो वो दैंत कहता है कि अपनी माया के जोर से मैं तीनों लोक को अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। इसी माया में से तीनों लोक का रूप और सौंदर्य खरीदना चाहता हूँ। इसी माया से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझसे सुंदर मैं अन्य किसी को नहीं देखना चाहता। देखिए आप, एस्थेटिक सेंस के वहां पर भी आकर करके लोप हो रहा है। आगे सुनिए, इस माया से मैं तीनों लोगों की संपूर्ण आशाओं और सपनों को खरीदना चाहता हूं। कल्पना करिए कैसा देते हैं। दुनिया की सारी हंसी खरीदना चाहता हूं। आप कहीं इस तरह का साहित्य में इस तरह का पात्र पढ़ लें तो फिर हम बात करेंगे। तो दुनिया की सारी हंसी खरीदना चाहता हूं। मुझे किसी का हंसना नहीं सुहाता। मैं सब बालकों का खेलना खरीदना चाहता हूं। मुझे खेल से नफरत है। मैं सब माताओं की प्रजनन शक्ति को खरीदना चाहता हूं। सारी दुनिया के सभी उगते हुए अंकुर किसलयों को खरीदना चाहता हूं। मुझे नए जन्म पर झुंझलाहट होती है। मौत को मैं निर्द्वंद घूमने देना चाहता हूँ। सब लोगों के दिमाग में गोबर भरकर उसकी सारी पीढ़ियों के ज्ञान को खरीदना चाहता हूँ। सभी मनुष्यों के कलेजों को खरीदकर उसकी जगह हिंसक शेर के कलेजे डाल देना चाहता हूँ, ताकि उनके हृदय में समाई हुई ममता, उमंग, दया, वीरता, छलकता प्रेम, स्नेह और साहस सदा के लिए सो जाएं। इस माया के जोर से आकाश के चांद और गगन के 9 लाख तारे और तेजस्वी सूर्य को खरीद लेना चाहता हूं। लोग अंधेरे में भटके तो मुझे असीम आनंद मिलता है। सॉरी, मैं इस दुनिया का, हाँ बस ये हो गया खत्म। मैं तो ये उदाहरण बता रहा हूं। मैं इस दुनिया का सारा दूध, सारी हरियाली, बादल, बिजली और वर्षा की बूंद बूंद को खरीद लेना चाहता हूँ। इस दुनिया में जितनी अच्छी और ऊंची चीजें हैं, उन सभी चीजों को खरीद कर अपने कब्जे में लेना चाहता हूँ। और इसके बाद तीनों लोक में मेरा मुकाबला कौन कर सकता है। अब तुझे मालूम हुआ कि माया के जोर से क्या क्या बातें हो सकती है। विजयदान जी ने अफसोस के उन्होंने रेयर एलिमेंट्स और रेयर अर्थ्स के बारे में नहीं लिखा। वो एक खास करेंसी है, उसके बारे में नहीं लिखा। लेकिन ये जो पूरा रूपक है, अब इससे विजयदान जी एक प्राणी को एक दैत्य में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सिफत सिर्फ विजयदान देथा के अंदर है कि वो जो मनुष्य एक नाम के प्राणी के जैसे है, लेकिन उसमें ऐसी चीजें बनाता है कि वो दैत्य बन जाती है। और अंत में वो इसको मारेगा नहीं, वो इनको खत्म कर रहा हूँ, वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति देता जाएगा और फिर पूछेगा कि ले बोल अब क्या करना है। और उसके बाद उसको रियलाइजेशन होता है और वो इस माया से अलग हो जाता है और उसका कायाकल्प हो जाता है। तो उसका अर्थ है कि उस दैत्य नहीं मरता है, उस दैत्य की वो वृत्ति मर जाती है जी। यह जो उसका इस दैत्य की कथा को एक मॉडर्न मोस्ट कथा बना देना और उन वृत्तियों का विरोध कर देना,
कि जो मनुष्य जीवन के लिए और मनुष्यता के की सबसे बड़ी शत्रु है। एक जी। दैत्य तो एक एरिया में ही रहता है, वहीं के लोगों को मार सकता है, लेकिन ये वृत्तियां जिस दैत्य में होगी जी। वो पूरी की पूरी कायनात को मारना चाहता है। वो कायनात की सौंदर्य खरीद लेना चाहता है, वो बच्चों की हंसी खरीद लेना चाहता है। आप कल्पना करिए कि ये कैसा दैत्य है। धन्यवाद। देवता साहब की आई थिंक कृतियों में था ही एक ऐसा मैजिक जो कि एक हम कहते हैं कि हम जो देखते हैं उससे फिर भी हम एक भय क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट एक राइटर जब लिखता है उससे भय क्रिएट करना, आई थिंक एक जोरदार तालियां हो जाए एक लेजेंडरी राइटर के लिए जिनके बारे में हम डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं। और ये 50 मिनट आई थिंक बहुत कम है इतने विशिष्ट राइटर के बारे में डिस्कस करने के लिए। और अब मैं सिंस वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम और हम कुछ ऑडियंस से भी क्वेश्चन लेना चाहेंगे, मैं एक क्वेश्चन आप दोनों से ही पूछ लेती हूँ जो आप प्लीज़ जिसका जवाब हमें प्लीज़ दें कि आज जो जेन जी के बारे में हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करते हैं, वहाँ आप गॉथिक एलिमेंट को कैसे विकसित होता हुआ देखते हैं? मतलब राइटिंग में या हम अगर मूवीज़ भी देखें उसमें कैसे विकसित होता है? आप दोनों ही इस पर थोड़ा सा विचार हमें। देखिए, आज जो सोशल मीडिया जिस तरह से विकसित हुआ है और उसमें जिस तरह के कार्यक्रमों की प्रस्तुति आप देखते हैं, उसमें इस पूरी टेक्निक को बहुत प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जा रहा है। वो एक अलग तरह का प्रभाव भी पैदा कर रही है। और लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि हम जिस ज़माने में, जिस युग में जी रहे हैं, उसमें एक साइंटिफिक टेम्पर का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। हम चीज़ों को केवल उन पुरानी शैलियों से या पुराने उदाहरणों से या आस्था के प्रश्न से हल नहीं कर सकते। हमें आज के दृष्टिकोण से, आज के साइंटिफिक अप्रोच से इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हम बेशक पुरानी जो इस तरह की जो गौथिक परंपरा से जुड़ी हुई सारी जो इमेजेस हैं, उनके प्रति आस्था का, विश्वास का भाव रखें, आदर का भाव रखें, लेकिन हमें अपने जीवन में उनका किस तरह से उपयोग करना है, ये हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा। आज जो नई जनरेशन आ रही है, उसे केवल आप उन आस्थाओं से या उन पुरानी मान्यताओं से बहुत दूर तक ले जा नहीं सकेंगे, बहुत दूर तक उनका विकास कर नहीं सकेंगे। उसके लिए अब हम पूरे साइंटिफिक अप्रोच से उन चीज़ों को समझें। अगर उनसे कोई आज जो उन पुराने चरित्रों पर जो नए लोग, नए बड़े लेखक लिख भी रहे हैं, तो वो एक उसमें आधुनिक मनुष्य ढूंढते हैं। आज महाभारत की कथा के चरित्रों को भी कोई प्रस्तुत करता है, वो हूबहू वैसा नहीं प्रस्तुत करना, उसमें आपको आज के चरित्र दिखाई देते हैं। मानवीय रिश्ते भी आज के जैसे हैं। तो ये प्रमुख बात है। बाकी और कोई आपका प्रश्न होगा, जिज्ञासा होगी तो हम जरूर बताएंगे। देवल साहब और कोई कहना चाहे तो बताएं। देवल साहब आप से थोड़ा सा इसके ऊपर हम चाहेंगे आपके कुछ कमेंट्स। मैं तो सिर्फ एक लाइन में इसका जवाब देना चाहता हूँ कि ये जैन जी की जो पीढ़ी है ना, वो बहुत ही वैज्ञानिक जानकारियों से भरी पूरी है। वो कंप्यूटर के साथ बड़ी हुई है। उसको ये इस तरह के टूणे टोटके और ये सब उसके ऊपर असर नहीं करते। लेकिन गौथिक साहित्य जो है वो उनमें भी क्यों मौजूद रहेगा, इसके लिए एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पीढ़ी के पास में एक तो इस पीढ़ी को थ्रिल चाहिए, कहीं से भी मिले थ्रिल, और एक उसको फटाफट चाहिए, हर चीज़ रेडीमेड चाहिए, यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ चाहिए। तो ये जो थ्रिल है, ये थ्रिल ये इस तरह की कथाओं से और इनके बिना नहीं मिल सकता। इसलिए जैन जी भली कितना ही पढ़ ले, लेकिन इन चीज़ों से बाहर नहीं जा सकती। अरे हमारे आर्य धर्मों की बेसिक मोहनजोदड़ो जब हमने एक्सकेवेट किया तो हम लोगों को ऐसी मूर्तियाँ मिली कि आर्य का मतलब होता है पितृ पूजा। कौन पितृ? जो मर गया है। अब ये क्या है? जो मरा हुआ पिता है उसकी एक इमेज बना करके गले में पहनना और उनकी पूजा करना, भूमिया की पूजा करना। मैंने बताया ना, न्याय में घुस गया, समाज में चला गया, मनुष्य की जीवन में चला गया, प्रेम में चला गया। मेरे पास इतना टाइम नहीं तो मैं उदाहरण से बता दूं आपको। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ये तो नहीं कहता कि गौथिक लिटरेचर बंद हो जाए, लेकिन जो मेरी आज का जो लेखन है उसमें इस तरह की कोशिश या इस तरह की चेष्टाएं कम होती जा रही हैं। उन पर आधुनिकता का, शिक्षा का कई तरह के दबाव हैं। वो उन अंधविश्वासों से मुक्ति पाना चाहती है। और नई पीढ़ी तो कई लोग तो इसको अंधविश्वास मानते हैं और इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन
जिस तरह से कोई बीमारी होती है ना दोस्तों, वो बीमारी दवाई ले लोगे तो ठीक हो जाएगी, और नहीं लोगे तो ऐसे कीटाणु आएंगे कि वो कीटाणु आपके अंदर एक नई बीमारी पैदा कर देंगे। तो हो सकता है कि ये जो गॉथिक का जो स्वरूप है वो जी। बदल जाए, जी। लेकिन इसका मोटिव नहीं बदलेगा। जी। जैन जी की पीढ़ी में, क्योंकि वो मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य के अंदर ये हमेशा उपस्थित रहेगा, भविष्य में भी रहेगा। धन्यवाद। अब ये जनरेशन चाहे कोई भी हो, मैं यहाँ कहना चाहूंगी, बट जो जनरेशन आपके सामने अभी मंच पे बैठी है, आप इनसे जितना सुन सकें, जितना ले सकें नॉलेज, ज्ञान, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना ये जुड़े हुए एक्सपीरियंशियल लर्निंग से उन 4 दिनों में जो पाया यहाँ पे, सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस पे हम लोग अब ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस लेना चाहेंगे। विल टेक क्विकली 2 or 3 questions, very brief introduction, a quick name and a question. Yes, other than what we have discussed, anything else you want to ask? नमस्ते सर। सर, आपने एक धूंध राक्षस की बात करी जिसके नाम पे धुंधाड़ का नाम रखा गया है। तो मैंने भी काफ़ी कहानी सुनी है उनकी, मेरी दादी से। तो काफ़ी अंतर है उन कहानियों में, पर एक मुख्य अंतर जो है वो ये है कि जो धूंध राक्षस था वो चुनकर महिलाओं और बच्चों को चुनता था, और बाकी कहानियों में भी आपने जैसे डाकन की बात करी और बाकी कहानियों जिनमें राजकुमारी को उठा के ले जाया जाता है, तो आपने सर बोला था कि राज सत्ता और धर्म सत्ता को बचाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इन कहानियों में कहीं ना कहीं पितृ सत्ता को बचाने की भी कोशिश करी गई है, कि जहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करा जा सके औरतों और बच्चों को खासकर बाहर जाने से? एक सवाल करिए, इतने सारे सवाल एक सवाल सर बस इतना ही है कि एक साथ नहीं हो सकेंगे। क्या ये जो हमारी कहानियां हैं इनने पितृ सत्ता को बचाने की भी कोशिश करी है कहीं ना कहीं? इसके अलावा भी सिर्फ गौथिक का असर नहीं है कि पितृसत्तात्मक सत्ता रह जाए, इसके अलावा भी हमारी जो समाज की संरचना है, हमारे दूसरे साहित्य की संरचना है, उसमें पुरुष प्रमुख है, और उस पुरुष को प्रमुख बनाने की जो परंपरा है सैकड़ों नहीं हजारों सालों से चल रही है। इसलिए स्त्री दबी हुई है, इसलिए स्त्री का जो उत्थान है वो इनसे नहीं हो सकता है। और ये आपने ठीक कहा कि जब मैं डायन का कंसेप्ट लेके आता हूँ, जब चुड़ैल का कंसेप्ट लेकर के ये जो गॉथिक कहानियाँ आती हैं, तो क्या होता है, स्त्री को किस रूप में दिखाया जा रहा है, और अंत में डायन को मारना पड़ता है, चुड़ैल को मारना पड़ता है। तो इसलिए पितृसत्तात्मकता तो हर जगह मिलेगी आपको। और ढूंढ राक्षस का सवाल तो वो पूरी की पूरी कथा है। मैं जब नीचे आऊं तो आप मुझसे पूछ लीजिए। Yeah, again, this is a long discussion portion. I will quickly take one more question. We'll come straight to the question. Yeah. समय तो हो गया, ये लास्ट सवाल है। Yes. नमस्ते। दिस इज़ अ टॉपिक वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अगर भगवान है तो राक्षस है, प्यार है तो डर है, पूजा है तो डर है, ब्राह्मण है तो तांत्रिक है, यही है। तो आंट वी फीडिंग ऑफ फियर? बचपन से ही जो कहानियाँ, ये कहीं ना कहीं हमारे में फियर ही नहीं है, एंड फियर का ये बिजनेस है। सर, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे, साथ में ही ले लेते हैं वो क्वेश्चन। यस सर, प्लीज। परिकल्पना। जी, माइक लीजिए। अभी नमस्कार भारद्वाज साहब, अभी आपने एक शब्द काम में लिया था कृष्ण के लिए परिकल्पना, भगवान के लिए परिकल्पना। मेरा एक सीधा सा सवाल है, बहुत सीधा, कि आज जब हमें प्रूफ मिल रहे हैं द्वारका 100 मीटर नीचे डूबी हुई मिलती है, राजा मोरध्वज का खंडहर हमें आज जब मिलते हैं, हम उनको एक्सकेवेट कर रहे हैं, तब क्या आप परिकल्पना शब्द उचित था? बस, धन्यवाद। आपने परिकल्पना क्यों कहा? देखिए, भगवान की या तमाम इस तरह की जो इमेजेस हैं, ये परिकल्पना नहीं, ये आस्था का सवाल है। आप उसमें विश्वास करते हैं, आपकी उसमें आस्था है, हम उस आस्था की इज्जत ही कर सकते हैं उसकी। और हमारी ही आस्था में एक तत्व बहुत महत्वपूर्ण रहा है, वो है असहमति का। हमारा जो दर्शन, भारतीय दर्शन विकसित हुआ है, वो लगातार एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कि लगातार उसमें एक संवाद की स्थिति रही है, और हमने कभी उसका अनादर नहीं किया। अगर वैदिक धर्म आया तो उसके पैरेलल दूसरा लोक का धर्म भी आया, है ना। तो ये लोक की परंपरा जो है विकसित हुई है, ये सत्ता के समानांतर विकसित हुई है, और लोक का और सत्ता का इमेज कभी या अप्रोच कभी एक नहीं रही, हमेशा एक दूसरे से टकराव में भी रही है, और
लोग ज़्यादा समर्थ भी रहा है और लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने के लिए सक्षम बनाए। So thank you so much. So we'll close on this line that folk tales are merely not for entertainment alone. They are the safest way of telling the truth. Think about it. Thank you so much.